नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं EMRS PGT जनरल अवेयरनेस PYQs। तो चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जोहान गुटनबर्ग डेवलप्ड फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस इन जर्मनी, विच वाज द फर्स्ट बुक ही पब्लिश्ड इन दैट प्रेस। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो जोहान गुटनबर्ग है उन्होंने जर्मनी में फ़र्स्ट प्रिंटिंग प्रेस डेवलप की थी। तो जो वो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस डेवलप की थी उस प्रेस ने कौन सी फर्स्ट बुक पब्लिश की। उसमें आपके पास ऑप्शन है, ए है द बाइबल, बी ऑप्शन है द ओडिसी, सी ऑप्शन है द मैग्ना कार्टा, डी ऑप्शन है द रिपब्लिक। इसका राइट आंसर है द बाइबल। जो जोहान गुटनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में डेवलप की थी वो 1450 में डेवलप की थी और उसने जो सबसे पहली बुक पब्लिश की वो द बाइबल है। अब अदर ऑप्शंस के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। अदर ऑप्शंस हैं जो बी ऑप्शन है ओडिसी। ओडिसी एक एंशियंट ग्रीक पोइम है और ये बहुत पुराने समय में लिखी गई है। ये 18th सेंचुरी BC के आसपास लिखी गई थी ओडिसी। उसके बाद मैग्ना कार्टा। जो मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा एक हिस्टोरिक इंग्लिश चार्टर है जो कि 1215 में साइन किया गया था। जो किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड है उन्होंने इसको साइन किया गया था। और इसमें क्या था कि जो किंग की जो पावर है उनको लिमिट किया गया था। किस चीज़ से लिमिट किया गया था? लॉ से। जो किंग को अपनी पावर्स यूज़ करनी है वो लॉ के अकॉर्डिंग यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये जो मैग्ना कार्टा है ये किस टाइम की किस टाइम का इंसिडेंट है? ये 1215। उसके बाद जो डी ऑप्शन है द रिपब्लिक। रिपब्लिक भी एक बुक है। ग्रीस के एक फेमस पॉलिटिकल थिंकर हैं प्लेटो, उन्होंने ये किताब लिखी थी द रिपब्लिक, जिसमें वो जस्टिस के बारे में बात करते हैं। तो जो बाइबल है वो ही इस प्रेस ने फर्स्ट सबसे पहले पब्लिश किया था 1450 में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस थ्रू विच बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें आपसे पूछा गया है कि उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जिसमें बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स डेट्रिटस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल देते हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ए कैटाबोलिज्म, बी ह्यूमिफिकेशन, सी फ्रेगमेंटेशन और डी लीचिंग। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या होता है कि कैटाबोलिज्म में बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं, जो डेड प्लांट्स है, जो डेड प्लांट्स और जो डेड मैटर है, डेड एनिमल्स हैं, जिसको हम डेट्रिटस बोलते हैं, उसको ये सिंपलर थिंग्स में बदल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर्स, इसमें वो कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम अदर ऑप्शंस के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? ह्यूमिफिकेशंस में जो आपका डेड मटेरियल है वो एक डार्क और सॉफ्ट सब्सटेंस में चेंज हो जाता है जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। जो कि ये ह्यूमस फिर आपकी सॉइल को एनरिच करता है, उसको फर्टाइल बनाता है। जो सॉइल में ब्लैक लेयर आ जाती है वो किससे आता है? वो ह्यूमिफिकेशन की वजह से आती है। वो जो फॉलन लीव्स हैं और वो जो उससे जो ह्यूमस बनता है उससे वो ब्लैक सॉइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है फ्रेगमेंटेशन। थर्ड ऑप्शन है फ्रेगमेंटेशन। का क्या मतलब है? फ्रेगमेंटेशन से ही हम समझ रहे हैं कि फ्रेगमेंटेशन की ये छोटे छोटे पार्ट्स होना, फ्रेगमेंट करना। ठीक है, तो जो एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म्स और इंसेक्ट्स हैं, जो अर्थवॉर्म्स और इंसेक्ट्स होते हैं वो जो डेड मैटर को च्यू करके या उसको स्मॉलर पीसेस में बदलते हैं। बेसिक चीज़ ये है कि फ्रेगमेंटेशन में अर्थवॉर्म्स या और इंसेक्ट्स वो जो डेड मैटर्स है उसको उसको स्मॉलर पीसेस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, फ्रेगमेंट करते हैं, उसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। उसके बाद डी ऑप्शन है वो है आपका लीचिंग। लीचिंग क्या चीज़ है? लीचिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें कि रेन वाटर आपके सोल्यूबल न्यूट्रेंट को टॉप सॉइल से डीपर सॉइल लेयर तक लेके जाता है। जब भी कोई हैवी रेन होती है तो जो आपके न्यूट्रेंट होते हैं आपकी टॉप सॉइल के टॉप लेयर में, वो जो बिलो लेयर्स होती हैं, जो नीचे लेयर्स होती है उसमें वो चले जाते हैं। मतलब बेसिकली वो वॉशेज अवे हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? ब्रेकिंग इनटू पीसेस। ह्यूमिफिकेशन का कि ह्यूमस बनाना, और कैटाबोलिज्म भी आपका जो इनऑर्गेनिक उसको इनऑर्गेनिक मैटर में बदलना, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको इनऑर्गेनिक मैटर्स में बदलना। लीचिंग है आपके मिनरल्स जब डाउनवर्ड जाते हैं उसको हम लीचिंग बोलते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है,
थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन सार्थक इज एन। जो सार्थक इस क्वेश्चन में आपको जो ये दिए गए, ये सार्थक का मतलब क्या है, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन इज एन। ए ऑप्शन है इंडिकेटिव एंड सजेस्टिव एनईपी इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर हायर एजुकेशन। बी है इंडिकेटिव एंड सजेस्टिव एनईपी इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन। फिर थर्ड ऑप्शन है इंडिकेटिव एंड सजेस्टिव एनईपी इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और डी है इंडिकेटिव एंड सजेस्टिव एनईपी इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर लीगल एजुकेशन। अब मैं आपको बेसिकली बता दूं, जो सार्थक है, सार्थक की फुल फॉर्म है ये, सार्थक स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये एक बेसिकली इंडिकेटिव और सजेस्टिव प्लान है किस चीज़ के लिए, कि एनईपी को स्कूल एजुकेशन सेक्टर में कैसे इम्प्लीमेंट करें। जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको इम्प्लीमेंट करने का प्लान है, ठीक है, सार्थक स्कूल एजुकेशन सेक्टर में। तो इसमें आपका क्या आंसर आपका राइट होगा, इसमें आपका जो बी ऑप्शन है, जो बी आंसर है वो आपका राइट आंसर होगा, इंडिकेटिव एंड सजेस्टिव एनईपी इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन। जो ये सार्थक प्लान है वो स्कूल एजुकेशन के लिए था, ठीक है, और उसमें वो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाई विच ईयर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन इज टू बी इंक्रीज्ड टू 50%। आपसे पूछा गया है कि एजुकेशन, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अकॉर्डिंग किस ईयर में आपका जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है, हायर एजुकेशन का जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है वो 50% तक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपके पास ऑप्शन है ए 2040, बी है 2035, सी है 2050 और डी है 2030। जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें इंडिया ये एम रखता है कि हम हमारे ग्रोस एनरोलमेंट रेशो जो है हायर एजुकेशन में उसको हम 50% तक इंक्रीज़ करेंगे बाई द ईयर ऑफ 2035। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 2035। भी 2035 तक हमने ये टारगेट रखा है कि जो हमारा ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है हायर एजुकेशन में वो हमने 50% तक अचीव करना है, उसको इंक्रीज़ करना है 50% तक। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशो क्या होता है, GER जिसको हम बोलते हैं। व्हाट इज़ दिस? GER मीन्स परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन compared to the total number of people in that age group who are eligible for that level। कि जो ये इसमें ये बताया जाता है कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशो में कि भी जो आपके स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर लेवल पर, जैसे हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में जो बच्चे एनरोल्ड हैं, ठीक है, उनको किससे कंपेयर किया जाता है कि भी उस टाइम पे जो यंग बच्चे हैं वो उस हायर लेवल एजुकेशन को पाने के लिए जो एलिजिबल हैं, एक तरफ एलिजिबल और उसको कंपेयर किससे करते हैं कि एनरोल्ड कितने हैं, ठीक है। इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आप ये इमेजिन करो कि यहाँ 100 लोग हैं जिनकी जो उम्र है वो 18 से 23 साल की है। ये जो एज ग्रुप है वो 18 से 23 साल के बच्चों, 23 साल के जो लोग हैं वो 100 लोग हैं, उनकी उम्र 18 से 23 साल है। ये 18 से 23 साल हायर एजुकेशन की उम्र है। और उनमें से, उन 100 में से 50 बच्चे ही हैं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल्ड हो रखे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा GER है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, वो हमारा 50% है। क्या एग्जांपल दिया मैंने आपको, 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे 18 से 23 की उम्र के हैं। मान लो हरियाणा में एग्जांपल ले लेते हैं, हरियाणा में 100 ही बच्चे हैं जो 18 से 23 साल की उम्र के हैं। ये एज ग्रुप किसके लिए है, ये हायर एजुकेशन के लिए। इनमें से 50 ने एडमिशन ले रखा और 50 ने नहीं ले रखा, तो हमारा जो GER है वो 50% है, ठीक है। तो इस GER को हमने 50% लेके जाना है, कब तक, 2035 तक, 2035 तक हमारे GER को 50% करना। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूडेड है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टीम वोन द 2023 वुमेन T20 वर्ल्ड कप। भी 2023 का जो विमेन T20 वर्ल्ड कप है वो किस टीम ने जीता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी साउथ अफ्रीका, डी इंडिया। तो इसका जो आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का विमेन T20 वर्ल्ड कप जीता है।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आपसे क्या पूछा गया है, मिल्पा, रोका, लदांग आर डिफरेंट नेम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ये नाम दिए गए हैं मिल्पा, रोका, लदांग, ये किस चीज़ के नाम हैं आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन है ओपन कास्ट माइनिंग, बी ऑप्शन है अर्थक्वेक वेव्स, सी ऑप्शन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डी ऑप्शन है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो जो आपका राइट आंसर है वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, ठीक है, जो मिल्पा, रोका और लदांग है, ये किस चीज़ के नेम है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ही अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको इंडिया में हम झूम कृषि कहते हैं, झूम खेती, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये खेती की जाती है, झूम खेती, ठीक है। और मिल्पा, मिल्पा इसको कहाँ बोलते हैं, मैक्सिको में, सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा, जिस चीज़ को हम झूम बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इंडिया में हम झूम बोलते हैं, झूम खेती आपने सुना होगा। ऐसे ही सेंट्रल अमेरिका में, मैक्सिको में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम क्या बोलते हैं, मिल्पा। इंडोनेशिया और मलेशिया में क्या बोलते हैं, लदांग। और रोका की जगह बोलते हैं, ब्राज़ील में इसको हम रोका बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि फार्मर्स किसी एक जगह पर खेती करते हैं, कुछ टाइम तक वहाँ पे वो खेती करते हैं, उसको मतलब वो जो एरिया है फॉरेस्ट का, उसको वो बर्न करते हैं, पहले उस एरिया को वो काटते हैं, बर्न करते हैं, और फिर उस पर वहाँ पे वो खेती करते हैं। 2-3 साल तक वो खेती करेंगे, फिर उस खेती की जब वो अगर वहाँ पे फर्टिलिटी कम होती है तो उस जगह को वो छोड़ देते हैं। जब वो सॉइल फर्टिलिटी को लूज़ कर देती है तो उस जगह को वो छोड़ देते हैं, फिर वो दूसरे नए एरिया पे जाते हैं, उसको डिफॉरेस्ट करते हैं और उसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। जब वो न्यू एरिया पर जाते हैं तो जो पुराना एरिया था वो खाली रहता है, ताकि वो वापस से रीगेन कर पाए उस फर्टिलिटी को, ठीक है। तो उस जो पुरानी ज़मीन है उसको वो खाली छोड़ देते हैं, ताकि वो अपनी जो फर्टिलिटी है उसको रीगेन कर ले नेचुरली, और फिर वापस से वहाँ पे खेती करेंगे। तो मतलब बेसिक चीज़ ये भी एक एरिया को डिफॉरेस्ट किया, उसको काटा, उसको जलाया, फिर वहाँ पे खेती की, फिर कुछ टाइम तक वहाँ पे खेती की, उससे वापस से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वो शिफ्ट करते रहते हैं अपने प्लेसेस को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी भाषा सम्मान 2022। कि जो साहित्य अकादमी का जो भाषा सम्मान है 2022 का, वो किसको दिया गया। तो ए ऑप्शन है यशवंत सिंह, बी ऑप्शन है आपका शशिनाथ, और सी ऑप्शन है उदयनाथ झा, डी ऑप्शन है कृष्णा भट्टाचार्य। इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है सी, उदयनाथ झा। कि जो साहित्य अकादमी भाषा सम्मान पुरस्कार है वो किसको दिया गया, वो उदयनाथ झा को दिया गया है, ठीक है। और उदयनाथ झा को किस चीज़ के लिए दिया गया, उनका जो कंट्रीब्यूशन है क्लासिकल और मिडाइवल लिटरेचर में, उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन एंड रीजन का है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें असर्शन में ये बोला गया है, बोथ इंडिया एंड द यूएसए हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। और इसका रीज़न, द अपर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर इन बोथ कंट्रीज हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ सीट रिजर्व्ड फॉर डिफरेंट स्टेट्स। असर्शन आपका क्या दिया गया, बोथ इंडिया एंड यूएसए हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ये बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब द अपर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर इन बोथ कंट्रीज हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर डिफरेंट स्टेट्स, इसमें आपको बताया गया है कि जो दोनों कंट्रीज़ में जो अपर हाउस है, जैसे यहाँ जो राज्यसभा और वहाँ जो सीनेट है, उन दोनों में अलग अलग स्टेट के लिए इक्वल सीट रिजर्व्ड है, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट होगी आपके सामने एक, तो उसमें से आपको आंसर बताना है। ए ऑप्शन है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, कि ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे सामने कि नाइदर ए नॉर आर इज़ करेक्ट, ये दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन है कि ए तो करेक्ट है और आर रॉन्ग है, और डी ऑप्शन है कि ए गलत है और आर करेक्ट है, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है ए इज़ करेक्ट। ए क्या है, असर्शन क्या था कि बोथ इंडिया एंड यूएसए और बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ये सच है कि इंडिया में भी और यूएसए में भी जो हमारी लेजिस्लेचर है वो उसके दो हाउसेज होते हैं। इंडिया में जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें दो ही तो हाउस हैं, हमारी पार्लियामेंट में एक लोकसभा लोअर हाउसेज, राज्यसभा अपर हाउस, ये दो हाउस हो गई, इसी को बाई कैमरल बोलते हैं। जब आपके पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ऐसे यूएसए में पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं, और कांग्रेस किससे मिलकर बनती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स लोअर हाउस, जिसको हम लोकसभा बोलते हैं, और दूसरा सीनेट अपर हाउस। तो यूएसए में भी ऐसे, यूएसए की पार्लियामेंट में भी ऐसे ही दो हाउस हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स लोअर हाउस प्लस सीनेट अपर हाउस।
तो इस हिसाब से ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया, जो ए स्टेटमेंट थी कि बोथ इंडिया एंड यूएसए हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर। उसके बाद जो रीजन दिया गया था, उसमें रीजन में क्या बोला गया था, अपर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर इन बोथ कंट्रीज हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ सीट रिजर्व्ड फॉर डिफरेंट स्टेट्स। ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत कैसे है कि यूएसए में जो है, यूएसए में जो अपर हाउस है जिसको हम सीनेट बोलते हैं, उसमें है इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यूएसए में जितने भी स्टेट हैं, यूएसए में जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट को 2 सीनेटर मिलते हैं। वो स्टेट बड़ा हो छोटा हो, अपर हाउस में उसको 2 सीनेटर्स मिलेंगे, 2 सीट मिलेंगी। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो राज्यसभा है, जो अपर हाउस है, उसमें अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। उसमें जो सीटें हैं राज्यसभा की, वो पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पास 31 सीटें हैं राज्यसभा की, जबकि गोवा के पास 1 है। हर स्टेट की सीटें राज्यसभा के लिए अलग अलग हैं। तो इस तरीके से जो आपका रीज़न है वो गलत हो गया, और जो आपका करेक्ट आंसर होगा ए इज़ करेक्ट और बट आर इज़ रॉन्ग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी असर्सन और रीजन का जो क्वेश्चन है, ए पार्ट है जो असर्सन जो है, उसमें क्या बोलते हैं कि एज ए पार्ट ऑफ द मेजर रिफॉर्म्स टू यूनियन बजट द डेट ऑफ बजट वाज एडवांस टू 1 फरवरी फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020। ठीक है, कि यूनियन बजट में जो रिफॉर्म्स किए गए थे, मेजर रिफॉर्म्स किए गए थे, इसमें ये इस रिफॉर्म को ये बताता है कि ये जो रिफॉर्म है कि जिसमें बजट को पास करने की डेट वो 1 फरवरी कर दी गई थी। ठीक है, तो वो जो बजट को पास करने की डेट जो 1 फरवरी कर दी, वो कब से हुई है, वो फाइनेंशियल ईयर 2020 से हुई है। ये इसमें बोला गया है। ये आगे हम देखेंगे भी कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है और कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। उसके बाद रीजन दिया गया, द एडवांसमेंट ऑफ बजट डेट हैज़ बीन डन टू इनेबल अर्ली कंप्लीशन ऑफ द बजट साइकिल। जो ये बजट डेट की एडवांसमेंट हुई है, ये क्यों की गई है, इस वजह से की गई है ताकि जो बजट साइकिल है उसको अर्ली कंप्लीट किया जाए। इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं, बोथ ए एंड आर करेक्ट। आर एक्सप्लेन्स, ए भी दोनों के दोनों सही हैं और आर इसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करता है। बी ऑप्शन है भी नाइदर ए नोर आर इज़ करेक्ट, ना ही ए ठीक है ना ही आर ठीक है। सी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, आर इज़ रॉन्ग। डी ऑप्शन की ए इज़ रॉन्ग बट आर इज़ करेक्ट। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर है वो है डी, ए इज़ रॉन्ग बट आर इज़ करेक्ट। ए कैसे रॉन्ग अब हम देखते हैं। ए में क्या बोला गया था, एज ए पार्ट ऑफ द मेजर रिफॉर्म्स टू यूनियन बजट। यूनियन बजट में जो मेजर रिफॉर्म्स किए गए उसमें क्या किया गया कि जो बजट की डेट है वो 1 फरवरी कर दी गई। वो कब से की गई है, इसमें बोला गया कि वो फाइनेंशियल ईयर 2020 से कर दी गई, जबकि ये गलत है। जो यूनियन बजट डेट 1 फरवरी की गई थी वो 2017 और 18 फाइनेंशियल ईयर में की गई थी, ना कि 2020 में। तो इससे हमारी एक स्टेटमेंट ए है वो गलत हो जाती है। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, इससे पहले बजट 28 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता था, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, और ये फिर 1 फरवरी कर दिया गया। ये कब किया गया, ये 2017 और 18 में किया गया। ठीक है, ये रिफॉर्म कब किया गया, 2018 में। लेकिन आपके जो असर्सन में ये बोला गया कि ये फाइनेंशियल ईयर 2020 में किया गया है, तो ये गलत है। ठीक है, तो अब हम रीज़न की तरफ देखते हैं। रीज़न में क्या बताया गया है, द रीज़न वाली स्टेटमेंट है, द एडवांसमेंट ऑफ बजट डेट हैज़ बिन डन टू इनेबल अर्ली कंप्लीशन ऑफ द बजट साइकिल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, कि जो आपका जो बजट प्रेजेंट किया जाता था, अगर उसको हम पहले प्रेजेंट करना स्टार्ट करें तो ये पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि भी वो जो अप्रोप्रिएशन बिल है, फाइनेंशियल बिल है, वो न्यू फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से पहले वो पास हो जाए। भाई पहले 28 फरवरी को बजट पास होता था, फिर बजट प्रेजेंट किया जाता है। इससे पहले 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है। 1 फरवरी को प्रेजेंट करके हमारे पास इनफ टाइम हो जाता है कि हम अप्रोप्रिएशन बिल को पास करें, ताकि हम जो फंड को टाइमली रिलीज़ कर सके, टाइमली उसको इम्प्लीमेंट कर सके स्कीम्स को। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, उससे पहले हम 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट करके, उसके बाद हम बजट प्रेजेंट करके क्या होता है कि जो भी पैसा निकालना होता है उसके लिए हमारे को अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंशियल बिल ये पास करवाने पड़ते हैं। और इसीलिए बजट को पहले प्रेजेंट किया जाने लग गया, ताकि हम उन जो फंड्स हैं उनको ईजिली निकाल सकें टाइमली इम्प्लीमेंट कर सकें जो स्कीम्स और जो प्रोजेक्ट्स हम बजट में लेके आए हैं। ठीक है, तो जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो आंसर है ए इज़ रॉन्ग, आर इज़ करेक्ट, क्योंकि जो ये रिफॉर्म हुआ था
ये 2020 में नहीं, 2017 में, 2017-18 वाले ईयर में हुआ था। उसका जो रीज़न है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ एंड आर करेक्ट अबाउट इंडियाज स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR। भी जो नीचे जो स्टेटमेंट दी गई हैं वो ISFR के रिगार्डिंग उनमें से कौन सी ठीक है, कौन सी गलत है। सबसे पहली जो स्टेटमेंट है, द फर्स्ट स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1947। बी है, द रिपोर्ट इज़ बेस्ड ऑन बाइनियल असेसमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट कैरिड आउट बाई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये जो रिपोर्ट है ये बाइनियल असेसमेंट के बेस पे है। बाइनियल होता है कि 2 साल में एक बार। भी जो ये रिपोर्ट है ISFR, ये बाइनियल असेसमेंट के ऊपर बेस्ड है, जिसको कि FSI करवाता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद सी ऑप्शन है कि ISFR जो 2021 की ISFR रिपोर्ट है उसके बेस पर जो टोटल फॉरेस्ट कवर है कंट्री में वो 21.71% है। जो टोटल जोग्राफिक एरिया है हमारी कंट्री का उसका 21.71% फॉरेस्ट कवर है, ये ISFR रिपोर्ट बताती है। डी ऑप्शन है, जो ISFR रिपोर्ट है वो फॉरेस्ट कवर में डिक्रीज़ दिखाती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस असेसमेंट। जो पहले जो असेसमेंट हुई है उससे कंपेयर करते हुए ये रिपोर्ट जो फॉरेस्ट कवर में डिक्रीज़ दिखाती है। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ओनली C and D आर करेक्ट, ओनली B and C आर करेक्ट, ओनली A, B, C आर करेक्ट, ओनली B, C and D आर करेक्ट। अब हम देखते हैं इन स्टेटमेंट्स को। तो जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द फर्स्ट स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट, जो ये रिपोर्ट है जो आपका फर्स्ट स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1947, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। द फर्स्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR रिपोर्ट है जो फर्स्ट टाइम पब्लिश की गई थी इंडिया में, वो 1987 में पब्लिश की गई थी, ना कि 1947 में। 1947 में तो हम इंडिपेंडेंट हुए, तो हमारे इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो पार्टीशन और पता नहीं कितने सारे इश्यूज हमारे सामने थे। वो ये चीज़ें तो बहुत बाद की हैं। जब इंडियन स्टेट अपने आप को संभाल लेगा, बहुत सारी चीज़ें उसको, वो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है और बहुत सारी चीज़ें थी उसके सामने, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे। तो बेसिक सी चीज़ है कि ये ऐसी रिपोर्ट तो ISFR रिपोर्ट 1947 में पब्लिश नहीं कर सकते। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, ये 1987 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है कि जो ISFR रिपोर्ट है वो बाइनियल असेसमेंट के ऊपर बेस्ड होती है और ये इसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करवाता है, ये बिल्कुल ठीक है। जो ISFR रिपोर्ट है वो बाइनियल असेसमेंट ही है, ये हर 2 साल में पब्लिश की जाती है और इसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ही पब्लिश करवाता है। उसके बाद सी जो ऑप्शन आपका बी, बेस्ड ऑन द ISFR 2021 रिपोर्ट, टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ कंट्री इज़ 21.71% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। इसके जो ISFR रिपोर्ट है उसके बेस पर जो 21.71% एरिया जो है कंट्री का वो फॉरेस्ट कवर है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ISFR की 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर 21.71% ही है, ठीक है। उसके बाद जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या बताता है आपको? डी ऑप्शन, द ISFR 2021 रिपोर्ट शोज अ डिक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस असेसमेंट। भी जो 2021 की रिपोर्ट है वो रिलेटिवली डिक्रीज दिखाती है फॉरेस्ट कवर की, फॉरेस्ट कवर जो है वो डिक्रीज हुआ है पहले की बजाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बिल्कुल वो डी है आपका। B, C and D आर करेक्ट ऑप्शंस। इसमें जो ए जो स्टेटमेंट है वो गलत साबित होती है, क्योंकि जो हमारी जो रिपोर्ट है ISFR रिपोर्ट वो सबसे पहले 1987 में पब्लिश हुई थी, तो उन्होंने 1947 दे रखा है, जबकि हुई वो 1987 में है। इससे ए स्टेटमेंट गलत हो जाती है और जो आपका डी आंसर है, जो आपका डी जो आपका इसमें आंसर है, ओनली B and C and D आर करेक्ट। थैंक यू। आगे और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन इसी तरीके से करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आगे हम और वीडियोज़ लेके आएंगे इस सीरीज़ में। थैंक यू।